हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो से हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया है और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो होता क्या है, कैश फ्लो बनता कैसा है और उसकी कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं इन कंप्लायंसेस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फाइन। अब इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो रिपीटेडली कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज होती है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये कहाँ यूज होता है, देखिए जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद तीनों को ऐड लेस करते हैं तो आता है हमारे पास नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर हम उसको ऐड करते हैं किसमें, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फाइन। तो अब हमें ये देखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है और उसमें कौन कौन सी आइटम्स एक्चुअली इंक्लूड होती हैं। फाइन। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सबसे पहले कैश में कौन सी आइटम इंक्लूड होती है, कैश इन हैंड। और कैश इन हैंड का मीनिंग होता है रेडीली अवेलेबल कैश, जो आपके बिजनेस में रेडीली अवेलेबल कैश है, जो आपके हाथ में आपकी पॉकेट के अंदर है, प्लस आपके कैश बॉक्स के अंदर है, जो भी रेडीली अवेलेबल है, जिसको उठाकर आप फौरन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, हाईली लिक्विड। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका कैश इन हैंड। बिसाइड्स इसके अंदर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, कैश एट बैंक। अब ये कैश एट बैंक का मीनिंग क्या होता है, आपके बिजनेस का वो कैश जो आपके बिजनेस के अकाउंट में रखा हुआ है। और बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करता है अपने लिए, करंट अकाउंट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैरी करने के लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, इसमें सेविंग्स अकाउंट नहीं आएगा। और वैसे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम पढ़ेंगे वो कंपनी कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और कंपनीज के अंदर वैसे भी ड्राइंग्स का तो कोई कंसेप्ट होता नहीं है उसमें, तो आपके पास कोई सेविंग्स अकाउंट की कोई प्रॉब्लम भी अल्टीमेटली नहीं आने वाली। तो अगर आपको बैलेंस शीट में कैश एट बैंक गिवन ही होगा तो नेचुरली वो उस अकाउंट का बैलेंस होगा जो बिजनेस का अकाउंट है, दैट इज करंट अकाउंट ऑफ द बिजनेस। फाइन। तो सेकंड होता है हमारा कैश एट बैंक। थर्ड इसके अंदर होता है एक आपने चेक इन हैंड। भाई ये चेक इन हैंड वर्ड भी आपने सुना होगा। चेक इन हैंड का मीनिंग क्या होगा, वो चेक्स जो आपको मिल गए बट अभी तक आपने उनको बैंक में डिपॉजिट नहीं किए, मींस आपको मिल तो चुके हैं लेकिन अभी तक उनको बैंक में डिपॉजिट नहीं किए। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि चेक रिसीव होने में और बैंक में डिपॉजिट करने के बीच में भी 3, 4, 5 दिन 10 दिन का गैप रह जाता है। वैसे भी चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, 3 मंथ्स की होती है। तो चेक इन हैंड थर्ड हो जाएगा अपना। फोर्थ इसके अंदर होगा आपका, जैसे हम बात करें शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। भाई आपने बैंक में या कहीं पर कंपनी ने कोई मनी डिपॉजिट किया है फॉर द पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कितना, लेस देन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स से कम पीरियड के लिए किया गया। अच्छा, यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, देखिए ये कैश इक्विवेलेंट्स। तो अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, देखिए कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग होगा जस्ट लाइक कैश, कैश के जैसे। अब कैश के जैसे मींस, कैश के जैसे मींस जिनका कैरेक्टरिस्टिक, जिनके फीचर्स या जिनके फंक्शंस कैश की तरह हो। अब कोई आपसे पूछेगा भाई व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैश, कैश की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैश इज व्हाट, लिक्विडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। कैश हाईली लिक्विड एसेट है, कैश से ही तो लिक्विडिटी का वर्ड यूज हुआ उसके अंदर। तो बेसिकली ये जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं ये एक्चुअली कैश नहीं है, बट दे जस्ट परफॉर्म लाइक द कैश, या कैश की तरह परफॉर्म करते हैं। और इनके फीचर्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक किसकी तरह होती है, कैश की तरह होती है। जैसे क्या होते हैं भाई ये, तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स डन इन फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। आपने जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट के अंदर किया है। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या, फाइनेंशियल एसेट्स शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दोज आर फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट वो होगा जो आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होगा, मींस आपने एक कंपनी का शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड कोई परचेस कर लिया और लॉन्ग टर्म के लिए आप रखकर भूल गए उसमें कि जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, बेनिफिट्स होंगे। तो ये वाले जो बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो हम इसमें
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेने वाले, ठीक है। ये नहीं आएंगे जो हमारे मेजर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे वो बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फाइन, तो इसमें क्या होगा, इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मेन पर्पस उससे बहुत लंबा बेनिफिट उठाना नहीं होता, कैश की थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना होता है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए अगर कंपनी के पास कैश रखा हुआ है तो उस कैश का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा नहीं, तो कंपनी क्या करती है उसको कि फॉर अ टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर वो क्या करती है, उसको इन्वेस्ट कर देती है ताकि उससे कुछ हल्का फुल्का रिटर्न बेसिकली मिल जाए। मींस इन इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं होता, इन इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस होता है टू मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और लिक्विडिटी कमिटमेंट्स और कैश कमिटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। मींस ये पैसा अटका के रखा है, 2-3 मंथ के बाद ये पैसा हम क्या करेंगे, फिर से कैश में कन्वर्ट कर लेंगे और फॉर अ टाइम बीइंग आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसके अंदर बेसिकली रिसीव हो जाएगा। अब इसीलिए इनको एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। ये क्या कहलाएगी आपकी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहलाती है। फाइन, अब दूसरी बात ये कि भाई देखिए अगर हमने उठाकर भाई कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिसके अंदर पैसा हम इन्वेस्ट करें और शॉर्ट टर्म में मैच्योर कर लेते हैं। ऐसे तो शेयर्स भी होते हैं, इंट्राडे पे भी चलता है, 2-4-5 दिन 10 दिन रखकर 2 मंथ रखकर के भी आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि शेयर्स में इक्विटी मार्केट जो होता है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। हो सकता है कि आपने 10 लाख रुपया क्या किया हो, शेयर्स में लगा दिया हो और मार्केट क्रैश हो जाए और उसकी वैल्यू 8 लाख 7 लाख रुपए रह जाए, 20-25% का फॉल हो जाए, या हो सकता है इंक्रीमेंट भी हो सकता है उसमें। तो फिर इसका मीनिंग है कि एक तो पैसा आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न भी नहीं हो रहा, मींस रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो इसका सेकंड फीचर ये होता है कि देयर इज अ रिस्क इनसिग्निफिकेंट लॉस और इनसिग्निफिकेंट चेंज इन द वैल्यू। मींस जो 3 मंथ के अंदर आपकी जिस भी सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्राइसेस के अंदर कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होने वाले, मतलब वो जो चेंज होगा दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट। अब ऐसी कौन सी सिक्योरिटी होती है, जैसे बॉन्ड मार्केट की आप बात करें तो उसके अंदर होता है एक ट्रेजरी बिल, या आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कमर्शियल पेपर्स। तो ये जो ट्रेजरी बिल कमर्शियल पेपर्स होते हैं ये तो इशू ही क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। किस तरह इशू होते हैं आपको पता है, कंपनी या जो भी गवर्नमेंट है वो इसको डिस्काउंट पर इशू करती है और फेस वैल्यू के ऊपर मैच्योर कर देती है आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स 15 डेज और 90 डेज एक्सेट्रा। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि भाई इसका टाइम पीरियड इट शुड बी लेस देन 3 मंथ्स, 90 दिन से कम का पीरियड होगा। ऐसी जगह पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट का पर्पस लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उठाना नहीं है, इंस्टीड उस इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऑफ द बिजनेस, प्लस उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वैल्यू ना हो, तो वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट भी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। वो किसके अंदर आते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, प्लस वो और किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स में। अब देखिए इसका डिस्क्लोजर एक्चुअली किस तरह से होगा वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें भाई आपने क्या किया, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स होगा, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। फाइन, अब अगर आप इसमें जाएं तो हमें इसको देखने के लिए कौन सी साइड में जाना पड़ेगा, नीचे एसेट साइड में। एसेट में भी बी में करंट एसेट्स, और करंट एसेट के अंदर हमारी फर्स्ट हेडिंग होती है करंट इन्वेस्टमेंट। क्या होती है हमारी फर्स्ट हेडिंग, करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड होगी इन्वेंट्रीज, थर्ड होती है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये होता है इसमें। अब लेट सपोज आपको क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000 दिया है और ये 10,000 देके रखा है। फाइन, और इधर लेट सपोज हम ये मान लें इधर 10,000 रुपीज दिया हुआ इन्वेस्टमेंट और यहां पर हम मान लीजिए इसमें 5,000 रुपीज दिया हुआ। ठीक, तो अब इसको कैसे हम यूज करेंगे, देखिए मैं बताता हूं। आपका ये बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS, और इस CFS के अंदर आप सबसे पहले लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो कर लेंगे। सेकंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इधर कर लेंगे, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आ जाएगा उसमें। उसके बाद ये तीनों को प्लस माइनस ऐड लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज अवर, अगर पॉजिटिव आई तो नेट इंक्रीज इन कैश,
और नेगेटिव आई तो नेट डिक्रीज इन कैश। फिर हम फाइनली क्या करेंगे, एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहां पर आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना। वैसे तो बैलेंस शीट में हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की यहां मिल रही है, बट आप जाएंगे ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर पे 10 और ये 5, ये दोनों आपको ऐड करना पड़ेंगे। 10 प्लस 5 विल बी 15,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा 15 प्लस 10। तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट विल बी 10,000 प्लस 15,000 दैट इज इक्वल्स टू 25,000। अब ओपनिंग में 15 था, क्लोजिंग में 25 है, तो आपका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल्स टू 10,000। ये 10,000 की इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। तो ये आपका फाइनली लास्ट में आंसर को क्रॉस चेक करने में और कैश फ्लो स्टेटमेंट को टैली करने के काम में आएगा। मैंने आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डिफरेंट फैक्टर्स बताए। अच्छा, मैं एक बात तो बताऊं, 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बेसिकली सारे कंसेप्ट्स इसके अंदर कंसीडर होते हैं। अदरवाइज इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस एक्सेट्रा, ये भी कंसीडर किए जाते हैं। बट हमें इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। अच्छा, एक बात उसमें याद रखिएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट्स, ये बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट्स, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अदरवाइज बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, नेगेटिव बैलेंस, बैंक बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप सोचेंगे भाई जैसे बैंक उसमें ऐड हो रहा है तो कैश बैंक ओवरड्राफ्ट उसमें से माइनस होगा, तो नहीं। बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट्स आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक टाइप के लोन है, शॉर्ट टर्म लोन हम बोरो करते हैं, तो दीज आर द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. Still, if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.